हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। कल हम क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा तेज बोलो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे थे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने पढ़ा था कि लेटर किस तरह से लिखना होता है। किस तरह से लिखना होता है लेटर? मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। आज बताओ किस तरीके से लिखना होता है। अच्छा, एक तो होगा आपका लेटर हेड, और क्या होगा? डेट और रेफरेंस नंबर। वो तो लेटर हेड में आ गया। सब्जेक्ट और एड्रेस। ऐसे बच्चे मेरे को लिखवाने लगे ना, लेटर पूरे लेटर का बट्टा धार हो जाएगा। सैल्यूटेशन और बॉडी बॉडी और थैंक यू कंक्लूजन। ठीक है, बॉडी में क्या था? बॉडी में 3 पार्ट्स थे। हेडिंग, बीच में मेन बॉडी और फिर लास्ट में कंक्लूजन। यहाँ पर मेन बॉडी, यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन और फर्स्ट में सब्जेक्ट एक्सप्लेनेटरी। ओपनिंग पैराग्राफ बोल सकती हो इसको। चलो जी, तुम्हारा लेटर और बुक के लेटर में डिफरेंस चेक करते हैं। पहले लेटर आ जाओ। पहले लेटर में कंपनी का लेटर हेड है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद रेफरेंस नंबर और डेट ऊपर नीचे हो सकते, कोई इशू नहीं है। एड्रेस हो सकता है, ये एड्रेस हमने ऊपर यहाँ पर लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका रेफरेंस, यानी कि आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हो। उसके बाद आएगा आपका क्या? सैल्यूटेशन। ठीक है जी। उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट है। मेन बॉडी के बाद क्या स्टार्ट है आपका? लास्ट का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या फिर आपका अपना नाम और आपका थैंक यू। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोलता है, इसको लिखने के ना बड़े सारे फॉर्मेट होते हैं। आपने देखा होगा कई बार लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, यानी कि आप बोलते हैं ना सारा का सारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, यहीं से सारा स्टार्ट करना है। कई बार बोलता है कि नहीं, सारा राइट से स्टार्ट करो, राइट अलाइनमेंट होता है। बनाए हैं बचपन में लेटर, राइट साइड लिखते थे सारे डिटेल्स, कई बार लेफ्ट साइड लिखते थे। तो राइट वाला तो हमारा खत्म ही हो चुका है फॉर्मेट। हम क्या बोलते हैं, सब चीज़ें लेफ्ट साइड लिखो। तो लेफ्ट वाले में क्या बोलता है कि हर एक चीज़ लेफ्ट में ही आनी चाहिए, चाहे वो डेट हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेन बॉडी का स्टार्टेशन हो। अगर सब चीज़ें लेफ्ट में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? ब्लॉक कंटेंट या फिर ब्लॉक्ड लेआउट। ठीक है, दो तरह के लेआउट होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ लेआउट ऑफ लेटर, ब्लॉक्ड या सेमी ब्लॉक। अगर मैं सब कुछ कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट साइड में लिखूंगी, इंक्लूडिंग डेट, इंक्लूडिंग रेफरेंस नंबर, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड इंक्लूडिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो उसको बोलेंगे ब्लॉक्ड लेआउट। अब सेमी ब्लॉक में क्या है? अब नाम क्या लगा है? सेमी। सेमी का मतलब है आधा तो लेफ्ट ही होगा और आधा राइट होगा। तो इसमें क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि आपका डेट हो गया, आपका साइनिंग यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, उसको कहाँ डाल दो? उसको डाल दो राइट में, और लेफ्ट में रखो बाकी सारी चीज़ों को। नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसका अलाइनमेंट कर दो सेंटर का, यानी कि जब सारी चीज़ें लेफ्ट में आएंगी तो ब्लॉक लेआउट, जब चीज़ें अपनी जगह से हिल जाएंगी तो वो सेमी ब्लॉक। कुछ चीज़ों को ब्लॉक रखना है, कुछ चीज़ों को स्कैटर कर देना है, सेमी ब्लॉक कर देना है, तो उस चीज़ को क्या बोल दिया गया? सेमी ब्लॉक। अब ब्लॉक में किया क्या इसने? इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर लेआउट, in the block format of the letter layout, the date of the letter, reference, subject, salutation, paragraph, सब कुछ कहाँ पर होगा? लेफ्ट मार्जिन में होगा, as shown in the specimen below। specimen यानी कि लेटर लिखा हुआ है। सबसे पहले लेटर हेड आया, फिर कंपनी का रेफरेंस नंबर आया, फिर डेट आई, फिर कंपनी का एड्रेस आया, उसके बाद उसका रेफरेंस यानी कि सब्जेक्ट नंबर आया, सब्जेक्ट क्या है? डियर सर। फिर उसके बाद पूरा मेन बॉडी आया, योर्स थैंकफुली, फेथफुली, नाम, बंदे का डेजिग्नेशन, सब कुछ कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम बात करें किसके? सेमी ब्लॉक की, तो इसमें क्या हुआ है? कुछ मॉडिफाई कर दिया चीज़ों को। तो सेमी ब्लॉक में क्या होगा? डेट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन एंड द सिग्नेचर, वो कहाँ चले जाएंगे? राइट साइड में। सब्जेक्ट क्या होगा? सेंट्रली अलाइड होगा। द पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर ऑल कमेंट्स विद अ स्लाइट इंडेंट एंड कॉमा। स्लाइट इंडेंट का मतलब क्या होगा?
देखो इसको सेमी ब्लॉक बोलेंगे। लेटर हेड तो हमेशा सेंटर में ही रहता है, फॉर्मेट है उसका। डेट कहाँ पहुँचा दी, राइट में, बाकी सब लेफ्ट में छोड़ा। रेफरेंस उठ के यानी कि सब्जेक्ट उठ के कहाँ आ गया, सेंटर में, बाकी सब राइट में है। थोड़ा सा इंडेंट मतलब कोई नया लाइन नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए आगे थोड़ा सा गैप दे दोगे, आगे थोड़ा सा गैप दे दोगे, आगे थोड़ा सा गैप दे दोगे, इसको बोला जाएगा आपका सेमी ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, ये जनरली जब आप लिटिगेशन लिखते हो या फिर आप लीगल डॉक्यूमेंट बनाओगे तो किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ करना है या सेमी ब्लॉक। तो उसके मतलब आपको पता होने चाहिए कि ब्लॉक में क्या होगा और सेमी ब्लॉक में क्या होगा। ठीक है, और लास्ट में साइन आप कहाँ करोगे, राइट साइड में। बस इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी पूरा का पूरा लेटर सेम रहेगा। लेआउट का मतलब होता है उसका बॉडी पैटर्न चेंज करना, किस तरीके से लिखना है, लिखने का तरीका चेंज करना। ठीक है जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेटर आप लोगों को लिख कर देखने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखवा कर नहीं देखा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का अलाइनमेंट कहाँ होगा, क्योंकि पूछा उसी तरीके से जाएगा आपसे। ठीक है, अगला पार्ट आप कराओगे, मैं नहीं कराऊंगी आपसे, मतलब मैं आपको नहीं कराऊंगी, आप मुझे कराओगे। असेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छा बिजनेस लेटर क्या होता है? एक अच्छा बिजनेस लेटर वही होता है जिसमें सारी चीज़ अच्छे से कम्युनिकेट की जाती है। तो क्या आप में से कोई असेंशियल्स ऑफ द कम्युनिकेट मुझे बता सकता है? असेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप सबने कम्युनिकेशन चैप्टर के वीडियोस लगाए हैं। ऐसे ब्लैंक हो, ऐसे ब्लैंक हो जैसे पता नहीं क्या पूछा है। लगाई है, महक ने तो लगाई है, और किसी ने लगाई है, लगाई है, लगाई है। तो वहाँ पर एक टॉपिक था असेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, CCC 7C कुछ करवाए थे, कंप्लीट, कंसाइज, क्लियर कुछ करवाया था ऐसा, वही होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस लेटर में क्या होगा, जहाँ पर कंप्लीट कम्युनिकेशन के एसेंशियल प्रेजेंट हो वहाँ पर माना जाएगा कि आपने एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखा है। तो पहली बात तो एक अच्छा बिजनेस लेटर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसमें बहुत ही टेक्निकल, मान लो आपने डॉक्टर से कोई मेडिसिन लिखवानी है और डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी वाली टर्म्स में लिख कर देता है लेटर, मरीज बेचारा लेटर पढ़ के ही बेहोश हो जाएगा, कहेगा क्या लिख दिया डॉक्टर साहब ने। तो आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, सही लिखना है, गलत नहीं लिखना। ब्रीविटी, ऐसा नहीं कि 6-7 पन्नों का लेटर बना कर दो, एक ही पेज का लेटर लिखो, जितना कम हो सके कंटेंट उतना लिखो, बट सारा लिखो। तो मतलब फालतू बातें आपको कट डाउन करनी है। लाइक कोई बंदा होता है जिससे आप स्टोरी पूछते हो तो वो क्या बताता है, वो सुबह उठ के उसने सबसे पहले क्या किया, फिर ब्रश किया, फिर खाना खाया, फिर रोटी नीचे गिर गई थी, फिर वो बाहर रख के आया। ये सब चीज़ें आपको नहीं बतानी, आप मोटा मोटी बताओ कि क्या एक्चुअल में काम है। बिजनेस लेटर आपने साइन कर लिया तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना लिखो कि हमने बिजनेस डील क्रैक कर दी है। ये मत लिखो कि मैंने पहले प्रिंट आउट लिया, फिर स्टैम्प पेपर में भूल गया था, फिर स्टैम्प पेपर लेने गया, फिर पेन नहीं चल रहा था। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि डील साइन हो गई या नहीं हुई। आगे है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मेंटेन करके रखनी है, यानी कि आपके कंटेंट कैसे होने चाहिए जिससे कर्टसी झलके आपकी, आप पोलाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को बस भाई कर दिया ना तो निकल यहाँ से, ऐसी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है। कर्टेसी मेंटेन होनी चाहिए, आपने सिंसियर दिखनी चाहिए आप, और एक प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल फॉर्मेट आपका होना चाहिए, फॉर्मल फॉर्मेट आपका होना चाहिए। सो कंप्लीटनेस के अंदर यही है कि जब भी आप कोई लेटर लिखो तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखो। लाइक आपने एक इन्विटेशन लेटर ड्राफ्ट किया है, इन्विटेशन है पीयूष की बर्थडे पार्टी का। पीयूष ने बोला कि कल लजीज वाटिका में आ जाना, किस लिए आ जाना, किस समय आ जाना, कुछ गिफ्ट लाना है, कुछ थीम है कि नहीं, कुछ नहीं पता। ये भी नहीं पता कि हमें कल पीयूष का बर्थडे है, तो क्या करें? वो क्या लेटर कंप्लीट है? नहीं। तो कंप्लीट लेटर मतलब सारे के सारे कंटेंट उसके अंदर लिखने हैं, जो भी चीज़ आप बताना चाहते हो, ताकि लेटर पढ़ के पूरा सेंस हम निकाल सके कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाहता है। दूसरा है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब सब कुछ क्लियरली लिखा जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी बातें एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो उसमें क्या कहते हैं, हम समझे नहीं तुम्हारी बात क्या कहना चाहते हो। तो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। क्लियर चीज़ें कब होंगी? जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करो, तब स्टेप बाय स्टेप करोगे, यानी कि कंसाइज मेथड में होना चाहिए आपका, और कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप काम किया। अब स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट काम करोगे तो क्लैरिटी उसमें अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि सामने वाले को, जैसे आप बोलो कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया,
हमने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता कि आपने किस चीज़ के एग्ज़ाम दिए थे। तो क्या आपका कम्युनिकेशन क्लियर है? कंप्लीट नहीं है तो क्लैरिटी भी नहीं है, आपने सीधा सीधा ही आंसर दे दिया। ऐसे ही अभी तो नहीं, अभी तो आपका एमसीक्यू है सारा। जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे तो आपको सिखाई जाएंगी ये सब चीज़ें कि जब भी कुछ लिखो तो ऐसे लिखो कि लॉ मेकर को समझ में आए, एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट इज सिंपलिसिटी। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखो, ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं। Business letter should be in a plain and simple style, clear and easily understandable. According, the language of a business letter should be very simple. The use of binding expression has high sounding phrases should be avoided. यानी कि जिसके अंदर बहुत लाउड चीज़ें हो या बहुत ही उसके अपोजिट अप एंड डाउन्स मतलब निकल सके, उन चीज़ों को यूज़ करना बंद करो। लाइक हमने ईडियम्स और फ्रेजेस सीखे थे, अब सारे के सारे ईडियम्स इसी में लगा दो, तो ये नहीं, इतना अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेस लेटर पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं कि हर बंदा टेक्निकल हो। आप भले ही बिजनेस फील्ड की बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर बंदे टेक्निकल भी होते हैं और वहाँ पर बंदे नॉर्मल भी होते हैं, लो टेक्निकल भी होते हैं। सो आपको जितना सिंपल लेटर रख सको उतना सिंपल लेटर आपको रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सही चीज़ें उसमें डालो, गलत चीज़ें उसमें नहीं डालो, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मत डालो। अब मान लो आपने सामने वाले को बोला, आपका कोई कस्टमर है, उसको लेटर लिखा कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेज़ कर लो, ये तो बिल्कुल जादू ही है, इसमें से जिन निकलता है। सामने वाला बंदा परचेज़ कर लेगा, जब परचेज़ करके लेकर आ गया तो उस प्रोडक्ट से जिन निकला ही नहीं। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग था? क्या वो एक्यूरेट था? नहीं था। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि मिसलीडिंग या गलत स्टेटमेंट ना डालो। गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए और जानबूझकर गलत तो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब है कि अननेसेसरी बातों को अवॉइड करना है, जितना ब्रीफ में लिख सको उतना ब्रीफ लिखो। अगला क्या है, सिंसियरिटी। Whether a person is writing a personal letter or a business letter, he need to write it with sincerity. In other words, he must be himself and not an limitation of somebody else. मतलब आप अपने एक कर्टसी, मतलब अपनी वैल्यूज़ होती है ना, अपने बिलीव्स होते हैं, उसको मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। कर्टसी में होता है अपनी टोन को ध्यान में रखकर बात करो। अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो आपके अंदर एक दिखना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, डिग्निटी क्रिएट कर रहे हो उनके लिए, तो वो कर्टसी आप में होनी चाहिए। वैसे कर्टसी और सिंसियरिटी को हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट्स बनाए हैं तो 2 पॉइंट्स को अलग अलग करेंगे। उसके बाद है स्टाइल। द वर्ड यूज्ड इन द बिजनेस लेटर एंड द वे इन विच दे आर यूज्ड एक्सप्रेस द राइटर्स पर्सनैलिटी एंड गिव द लेटर व्हाट इज कॉल्ड इट्स स्टाइल। स्टाइल इन राइटिंग अंदर वर्ड्स वॉक्स ऑफ लाइफ इज अ क्वालिटी पेक्यूलियर टू द इंडिविजुअल्स। जब आप शब्दों को लिखते हो तो आपके शब्द बहुत कुछ बता देते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। लाइक जिसने कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है, उसकी राइटिंग देखकर पढ़ के बता सकता है इंसान किसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है। वहीं पर जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, स्कूल में पढ़ता नहीं था, नालायक था, कभी ग्रामर पे फोकस नहीं किया, तो उसके टूटे फूटे सेंटेंस क्या बता देंगे, इस बच्चे ने पहले कभी पढ़ाई नहीं किया। तो आपका राइटिंग स्टाइल आपके बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो जब भी बिजनेस लेटर लिखो तो इस तरीके से लिखो कि आपकी पर्सनैलिटी एक प्रोफेशनल की तरह झलके, ना कि एक कोई भी लेमैन की तरह। क्लियर? लेमैन लेटर तो शायद पहली दूसरी का बच्चा भी लिख देगा, प्रोफेशनली लिखना है तभी हम सीएस के पास जा रहे हैं, है ना मैम? चलो जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज क्या होते हैं? बिजनेस मैसेज वो मैसेज होते हैं जो बिजनेस की तरफ से जाते हैं, यानी कि जैसे प्रिंसिपल मैसेज होते हैं। जब आप किसी कॉलेज का या फिर किसी स्कूल का प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं तो वहाँ पर स्कूल का मैसेज यानी प्रिंसिपल मैसेज होता है, वो प्रिंसिपल के डेस्क से टू द स्टूडेंट जाता है। वैसे ही बिजनेस मैसेज होते हैं जो कि चेयरमैन या फिर कंपनी के ओनर की तरफ से आता है, फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टू द शेयर होल्डर एम्प्लॉयज़ और रिलेटेड टू द सेल, परचेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंफर्मेशन, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इनवॉइसेस, कंपनी अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय रिलेटेड न्यूज सच एज प्रमोशन, अवार्ड्स, इंक्रीमेंट, बोनस, अप्रेजल, रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन। तो बिजनेस मैसेज कौन सा मैसेज? जो बिजनेस के रिगार्डिंग दिया जाए। चेयरमैन किसी को बता रहा है, क्या बता रहा है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारा कैंसिलेशन हो गया, रिमूवल हो गया, तुम्हें इंक्रीमेंट देते हैं, तुम्हें बोनस देंगे। ये सब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड मैसेज। तो जो मैसेज बिजनेस के हो वो क्या होंगे? बिजनेस मैसेज। These messages are very crucial for the business, be it the form of advertisement in print, in electronic mode or in the form of any other internal or external communication. अब ये बिजनेस मैसेज इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्मेट में जानी चाहिए वो आप चूज़ करो।
किस फॉर्मेट में आप दोगे सामने वाले को, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आपको बिजनेस कैसे करनी है, लेटर कैसे करनी है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेज विच अ बिजनेस कैन राइट टू अनदर बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं लाइक आपको कोई पोस्ट करवानी है डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस के, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यानी कि पोस्टल ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट पोस्ट होना है, या फिर मेरे आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपका वेयर हाउस यूज़ करना चाहता हूँ। तो बिज़नेस टू बिज़नेस कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के पास मैसेज जा रहा है। सो बिज़नेस टू बिज़नेस मैसेज भी मूव कर सकता है। In business message, the self-centered approach preparing communication to see each situation from own points of view may lead to writer-oriented approach, resulting the message is prepared on the viewpoint approach when the writer places emphasis on himself and his interest rather than on the interest of the reader and the stakeholder. क्या होता है, अब ये देखते हैं कि बिजनेस लेटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। अगर लेटर पढ़ के आपको लगे कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने आप को फोकस कर रही है, तो वो क्या हुआ, वो सेल्फ सेंटर्ड हुआ, यानी कि मैनेजमेंट ने खुद को फोकस किया है। लेकिन राइटर ओरिएंटेड कब होगा, जब आप रीडर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, रीडर्स के लिए लिख रहे हो उस चीज़ों को, तो वो क्या होगा आपका राइटर ओरिएंटेड। लाइक मैनेजमेंट ने कोई चीज़ लिखी कि मैनेजमेंट ऐसे, मैनेजमेंट आपके रूल्स रेगुलेशंस आपके ऊपर इम्पोज करेगी, आपकी किसी भी गलती को मैनेजमेंट माफ़ नहीं करेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, मैनेजमेंट अपने आप को अप दिखा रही है, मैनेजमेंट अपने रूल्स बता रही है, मैनेजमेंट अपना फ़ायदा देख रही है, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रही है, तो वो कैसा हुआ, सेल्फ सेंटर्ड हुआ। वहीं पर आप अगर राइटर्स को प्लेस करते हो उस लेटर में, राइटर्स के वेलफेयर के लिए लिखते या फिर राइटर्स को एड्रेस करते, राइटर को बोलते कि आप अगर ये काम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो राइटर ओरिएंटेड होगा, यानी कि उनको लगता कि हाँ ये हमारे लिए है। अगर उनको पढ़ के लगे कि ये तो मैनेजमेंट के लिए है, तो वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड हुआ, सेल्फ ओरिएंटेड हुआ। ठीक है, आगे क्या है, जनरली दीज टाइप ऑफ अप्रोचेज डू नॉट कैटर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द रीडर बिकॉज दे आर टू सेल्फ सेंटर्ड। अगर आप किसी को बोलते हो और आप सिर्फ मैं करते हो, तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को एक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर हम हो, मैं ना हो। तो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेकर चलोगे तो बिजनेस आपका ठप चला जाएगा, बिजनेस से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, बिकॉज जो भी आपके लेटर्स पढ़ेंगे या जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ेगी वो खुद भी सेल्फ सेंटर्ड है। सपोज एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्या एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट खरीद लेंगे, क्या कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेंगे? अगर हमारे पास कोई एजेंट आएगा और वो सामान दिखाते हैं कि साहब ले लो ना, सुबह से एक दिन ही पीता, हम क्या करते हैं, ले लेते हैं या उसे भगा देते हैं? जनरल बताओ, कई बार ले लेते हैं और कई बार भगा देते हैं। जनरली हर कोई भगा देता है जो ऐसे करके आता है, साहब ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं पीता। एक आधे एक्सेप्शन केस में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं वो बंदा आएगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बहुत काम आने वाला है, आप इसको यूज़ करके देखो, आपको बेनिफिट ना हो तो फिर आपके पैसे वापस, गारंटीड पैसे वापस, इस तरह के अप्रोच लेकर आए, तो उसमें बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा या पहले वाले में, सेकंड वाले में। यानी कि क्यों, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, वो यू को सेंटर कर रहा है, वो राइटर को सेंटर कर रहा है, ना कि खुद को। तो खुद को सेंटर करेंगे तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उनको भी तो खुद का फ़ायदा दिखता है। तो जब आप उनको एड्रेस करोगे तो सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा ही देगा। जब आपको पता है कि आप कोचिंग लोगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है, तभी आपने कोचिंग ली। अगर हम बोलते कि हमारे पास काम नहीं है, कोचिंग ले लो हमसे, कोचिंग लेने आते, अरे हम क्या करें, काम लिया तो। ऐसा ही होता है कि जब किसी को अपना फ़ायदा दिखता है तभी वो काम करता है, तभी वो आपसे बेनिफिट लेता है, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देता है। अगर आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा दिखाते रहोगे लोगों को, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यानी कि बिजनेस में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, यू एटीट्यूड होना चाहिए। हम आपके लिए तो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा में तो है दिन रात। तो जब यू एटीट्यूड होगा तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। ठीक है जी। सो यू एम्फेसाइज रीडर्स इंटरेस्ट एंड हेल्प टू विन द रीडर्स माइंड एट अटेंशन। जब हम आप वाले पॉइंट पर फोकस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप भी अपनी बातें शेयर करोगे, हाँ जी हमारे साथ तो ऐसा होता है, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। तो आपका माइंड हम तक पहुँचेगा। जब आपका माइंड हम तक पहुँचेगा, क्या बिजनेस और ज़्यादा डेवलप कर सकता है? बिल्कुल। सो फॉर एग्जाम्पल, आई और वी एटीट्यूड, वी श्योर दैट वी नो आवर, वी आर श्योर दैट आवर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्ट टू यू। क्या बोलता है, आई और वी,
वी मतलब कि हम लोगों को ऐसा लगता है, अगर मैं आई बोलूँ तो वो ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव फील देते हैं। वी मतलब हम एक टीम है, टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो हमेशा आई और वी का चलता है। लेकिन साथ में क्या बोला, हमने डिस्काउंट निकाला है लेकिन ये अट्रैक्ट आपको करेगा, तो फ़ायदा किसका हो रहा है, यू का। सो यू एटीट्यूड क्या है, यू विल श्योरली अप्रिशिएट न्यू डिस्काउंट पॉलिसी। आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, आपको लाभ मिलेगा इससे और आप उसको अप्रेज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी यू एटीट्यूड जीता। आई और वी एटीट्यूड में क्या है, आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सेलेक्टेड आवर कंपनी। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आपने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर भी हमने आपको प्रेफरेंस दे दिया कि आपको थैंक यू मैसेज जा रहा है कंपनी से। सो यू एटीट्यूड क्या है, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, जब सामने वाला हमें थैंक यू बोलता है या फिर सामने वाला खुश होता है तो हम सामने वाले को रिप्लाई तो करते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा आपने हमें सेलेक्ट किया, हम बहुत खुश हैं। तो कहता है थैंक यू जी, ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमें आपकी सर्विसेज करने का मौका मिला। चलते होंगे नॉर्मल बिजनेस में, कभी सुना होगा ये सब चीज़ें, आम जनता की बात है, ठीक है। आई और वी एटीट्यूड क्या है, आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड परचेज, ठीक है। और यू एटीट्यूड क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो बात तो सेम ही है दोनों की, लेकिन आई के अंदर क्या हुआ, आप कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन यू में क्या कह रहे हो, तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर तुम क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हो। अगर आई वाला लिखा होगा ना तो जनरली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट जब आप करके आप बोलते हैं ना तो वो आराम से खींचे चले आते हैं उसमें। मीठी जनता है, मीठी बातों पे फिसलती है। चलो उसके बाद क्या है, डज इट कैन बी स्टेटेड दैट बाय अडॉप्टिंग यू व्यू पॉइंट पॉलिसी फॉलोइंग बेनिफिट कैन बी एंजॉयड। क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी, तो एक तो आप इंटरेस्ट होगी, आप मोटिवेट होगे टाइम टू टाइम, एनवायरनमेंट कैसा होगा, फ्रेंडली। अब जब हम बातें करते हैं यानी कि मैं आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करती हूँ तो आप थोड़ा बहुत हंस लेते हो, क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल फील करते हो आप, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है, आपका मन करता है कि चलो एक आधी बात पूछ लेती हूँ मैं, टीचर जी बुरा नहीं मानेंगे, हम पूछ लेते हैं अपनी बातें, तो क्या क्रिएट होता है हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट। उसके बाद क्या है, कैन क्रिएट अ फेवरेबल आउटकम इवन इन द बैड सिचुएशन। अगर हम लोगों के लिंक अच्छे होंगे तो चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, क्या हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, तो हम फेवरेबल आउटकम्स ले सकते हैं। एनकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ द लेटर, अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो क्या मेरे लेटर का गोल आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। इन्हेंस गुडविल ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट में पढ़ के आए होगे +2 के अंदर, क्या बोलते थे कि अगर आप एम्प्लॉय को ये यकीन दिला दो कि कंपनी आपकी है तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, और एम्प्लॉय को ये यकीन दिला दो तो यहाँ पे सिर्फ वर्कर है, कंपनी मेरी है, तो एम्प्लॉय कैसा काम करेंगे, वर्कर जैसे ही काम करेंगे। और अगर आप एम्प्लॉयज़ को कहो कि कंपनी तो आप ही की है, तो वो मालिकों जैसा काम करेंगे, जैसे कि ये कंपनी एक्चुअल में मेरी है। तो आपको कैसे मैसेजेस फैलाने हैं, आपको पॉजिटिव मैसेज फैलाने हैं। So positive message includes message where the audience is expected to react in neutral to positive manner, यानी कि जहाँ पर ऑडियंस इंटरेस्ट शो करे, या तो वो इंटरेस्ट ना शो करे या फिर वो अच्छा खासा इंटरेस्ट शो करे, नेगेटिव ना आए कोई भी चीज़। पॉजिटिव टेंड्स टू कंसिस्ट ऑफ रूटीन और गुड न्यूज़। दिस मैसेज माइट बी आइटम सच एज कॉन्ग्रेचुलेशन, कन्फर्मेशन, डायरेक्शन, सिंपल क्रेडिट रिक्वेस्ट और क्रेडिट अप्रूवल, यानी कि इनमें से कुछ भी काम हो सकता है। यानी कि नॉर्मल, या तो आप अपना जैसे नॉर्मल काम कर रहे हो वो चलता रहे, या आपके साथ कुछ अच्छा हो तभी बोलेंगे कि पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ। मान लो सुबह सुबह पीयूष आ रहा था, इसकी रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, बाइक ठीक करवाई, तो उसके बाद बारिश इतनी तेज़ आई और बारिश में दोबारा पानी भर चुका था, बाइक चली ही नहीं गया। क्या बोलेगा, मेरा तो दिन अच्छा है या मेरा ख़राब है, नेगेटिव दिन चल रहा है उसका। लेकिन रोज़मर्रा की तरह, रोज़ की तरह यहाँ पे टाइम से पहुँच गया, रूटीन है, तो पॉजिटिव मैसेज है। आज इसे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला मार्केट में, बहुत जल्दी पहुँच गया, तो कुछ पॉजिटिव और हो गया, यानी कि या तो न्यूट्रल या रूटीन का काम है या फिर पॉजिटिव। सो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग मैसेजेस आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हेन द रिसीवर लाइक और एक्सपेक्ट्स दिस न्यूज़, द प्रोडक्ट शिप्ड ऑन टाइम। आपने बोला कि जो आपको सामान आपने खरीदा था वो उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का आपने मुझे बताया था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। आपका कस्टमर बोले कि जो सामान तूने मुझे प्रॉमिस किया था वो सामान नहीं आया, ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का है, बैड न्यूज़। आप बोलो कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी अच्छी क्वालिटी का है, गुड न्यूज़। यानी कि या तो नॉर्मल जाए चीज़ें या फिर नॉर्मल से अच्छी जाए, तो वो चीज़ें क्या है हमारे पास पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में ये है कि जब आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, यार तूने जो सामान बेचा था ना वो ख़राब निकला, तुमने सर्विसेज का वादा किया था सर्विसेज दी नहीं,
तुमने बोला था कि सामान मंडे की शाम तक पहुंच जाएगा, आज बुधवार हो गया, सामान आया नहीं। तो ये सारे मैसेजेस क्या है, नेगेटिव, यानी कि जो बिजनेस की रेपुटेशन पे वार करेंगे, बिजनेस को गंदा घोषित करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास पर्सवेसिव मैसेजेस। पर्सवेसिव का वैसे मतलब होता है प्रेशराइज करना किसी चीज़ को। सो पर्सवेसिव का मैसेज कैसा है? द थर्ड ओवरलैपिंग कैटेगरी इज पर्सवेसिव मैसेज। इन दिस टाइप ऑफ मैसेज द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड to need encouragement in order to act as the sender desires. In some cases, the receiver is more likely a positive audience. For example, when you are asking for a recommendation letter, when you are inviting someone to attend an after-hours work function. In other cases, the receiver is more like a negative audience. For example, when you are requesting additional payment as a result of a shared error, when you are providing an extension to an implementing unit. क्या बोलता है? या तो आपका पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा, लेकिन अब आप एडिशनल मैसेज भेज रहे हो सामने वाले को, यानी कि ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, एडिशनल है, तो उसको बोलेंगे आपका पर्सवेसिव मैसेज। एग्जाम्पल देखो, द रिसीवर में बी रिलक्टेंट, प्लीज स्पीक टू द न्यू एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि जो रिसीवर है आपका वो खराब है, आप किसी दूसरे बंदे से बात कर लो, तो ये नेगेटिव के साथ भी एडिशनल हो सकता है और ये पॉजिटिव के साथ भी एडिशनल हो सकता है। सेकेंड क्या है? द रिसीवर इज बीइंग आस्क्ड अ फेवर, रिसीवर ने एक फेवर मांगा है हमसे, तो ये पॉजिटिव है कि लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हो? साथ में एक रिकमेंडेशन लेटर लिखकर देते हो। आप बोलते हो कि प्रोडक्ट तो अच्छा है बट थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसमें कोई नेगेटिव मैसेजेस तो नहीं है, बट क्या है, थोड़ा सा पर्सवेसिव है, थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा रहा है। जब आप किसी की अप्रोच लगाते हो कि टाइम दिलवा दे यार, तो आप क्या करते हो? रिकमेंडेशन लेटर या फिर एप्लीकेशन लगाते हो। द रिसीवर में बी इन्वाइटेड टू समथिंग समवट आउटसाइड रेगुलर ड्यूटीज़, आपको बोला जाए कि वैसे तो ये तेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है बट प्लीज़ यार मेरा ये काम कर दे, तो वो क्या है? वो एक्स्ट्रा वर्क है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वर्क है, यानी कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है किसी काम के लिए, तो उस तरह के मैसेज क्या होंगे? आपके पर्सवेसिव मैसेज होंगे। नॉर्मल बिजनेस में तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, लेकिन जो चीज़ आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर दे, आपका काम ना होते हुए भी आपको वो काम करना पड़ जाए, तो दैट इज़ योर पर्सवेसिव मैसेज। लाइक आपने बोला कि आपने चैप्टर तो पूरे करवा दिए, आपने रिवीजन भी करवा दी, आपने टेस्ट भी ले लिए, अब मुझे ना एक बार दोबारा से और करवा, तो मेरे लिए वो क्या होगा? पर्सवेसिव मैसेज। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास क्या? बिजनेस रिपोर्ट्स। एक मिनट, बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है? बिजनेस की रिपोर्ट देना, किसको देना? आपसे रिपोर्टिंग मांगी जाए तो आप क्या दोगे? अपना होमवर्क दोगे या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा ये दोगे? तो रिपोर्ट का मतलब होता है कि अपने काम को सामने वाले तक बताना कि आपने क्या काम किया है। मान लो मैंने आपसे बोला कि चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, मुझे इस पर एक रिपोर्ट लिख कर दो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, तो आप क्या दे रहे हो? आप मुझे एक रिपोर्ट दे रहे हो। सो रिपोर्ट एक वर्ड है जो कहाँ से आया? लेटिन से आया। लेटिन का मतलब क्या है आपका? रिपोर्टेयर, विच मीन्स टू कैरी बैक, यानी कि जो भी आपने काम किया है उसको कैरी बैक करो मुझ तक, मेरे को पहुँचाओ कि आपने क्या काम किया है। A report therefore is a description of an event carried back to someone who was not present on the scene. लाइक यहाँ पर अब अंकुर सर आपके बोलते हैं कि मुझे एक रिपोर्ट बनाकर दो कि तुमने 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्योंकि अंकुर सर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो होते तो उन्हें रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब कोई बंदा ऑन द साइट प्रेजेंट नहीं है तो उस साइट की जब उसे रिपोर्टिंग चाहिए, यानी कि उस साइट की सारे काम की नॉलेज चाहिए, उसे क्या क्या काम हुआ बताओ, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? रिपोर्ट। आप घर जाते हो, आपकी मम्मा पूछती होगी बताओ आज अकेडमी पे क्या करके आए, पूछते हैं, तो वो क्या लेते हैं? आपसे रिपोर्टिंग लेते हैं कि बताओ पूरे दिन में आपने क्या किया। वैसे ही हर एक बिजनेस में रिपोर्टिंग की जाती है। हर एक बिजनेसमैन आपसे क्या लेता है? रिपोर्ट्स लेता है। अब जब बिजनेसमैन रिपोर्ट लेगा तो वो क्या होगा? या तो आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से रिपोर्ट ले सकता है, या टीचर अपने स्टूडेंट से रिपोर्ट ले सकता है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिपोर्ट ले सकता है। यानी कि क्या होगा? नॉर्मली एक सुपीरियर होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा। सुपीरियर बोले तो हेड, सबऑर्डिनेट बोले तो एम्प्लॉय।
यानी कि सुपीरियर वो बंदा है जो काम कर रहा है, उसके ऊपर का फर्स्ट पोस्ट जो है वो उसका सुपीरियर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है आपका 10 से स्टार्ट हो जाओ। 10 द टर्म रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नोट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। द रिपोर्ट मस्ट बी अ वेल ऑर्डर्ड सो द रीडर कैन ईजिली फाइंड इंफॉर्मेशन। अब आप क्या बोलते हो, आपने अंकुर सर ने आपसे पूछा बताओ 2 लेक्चर्स में क्या किया। आप बताओ कि 2 लेक्चर्स में मैम ने ना थैंक यू वाला मैसेज रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद बता दो अच्छा मैम ने वेलकम वाला मैसेज भी रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर उल्टा पुल्टा सारी चीज़ बताओ। ऐसे ये टॉपिक पढ़ा था, मान लो हमने सुबह पढ़ा था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने बिजनेस रिपोर्ट पढ़ा, बिजनेस रिपोर्ट के बाद हमने लेटर्स पढ़े, लेटर्स के बाद हमने हाई कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट कहाँ बनता है, क्या वर्किंग करता है। तो क्या आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है? नहीं। क्या कर दिया आपने? खिचड़ी पका दी। सारे काम को किसी सीक्वेंस में नहीं बताया, सारे सीक्वेंस की ऐसी तैसी कर दिया। तो आपको सीक्वेंस से बताना है, वेल ऑर्डर्ड रिपोर्ट देनी है। तो ये जो वेल ऑर्डर्ड रिपोर्ट होगी उसी के बाद आपका फ़ायदा होगा। तो वेल ऑर्डर्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज द रीडर विल यूज़ द रिपोर्ट टू मेक डिसीजन। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके अंदर सब चीज़ें आपका एक्सप्लेन होना चाहिए कि क्या काम हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि जो यूज़र है वो डिसीज़न ले सके। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारी क्लास चलते हुए ऑफलाइन आज 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। अंकुर सर को ये देखना है कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अंकुर सर ने आपसे रिपोर्ट ली, आपने उसको ढंग से लिखा ही नहीं, तो ढंग से नहीं लिखा तो क्या अंकुर सर डिसीजन ले पाएंगे कि हमारा सिलेबस कितना % कवर हो गया? नहीं। तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव के ओरिएंटेड आप रिपोर्ट लिखते हो कि सर चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, या एक बुक पूरी कंप्लीट हो गई। तो जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगी। सपोज अंकुर सर को चेक करना है कि कितना लेक्चर हमारे हो चुके हैं, कितना सिलेबस कवर हो चुका है। आप पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखे जा रहे हैं कि हमने नीति पढ़ा था, उसके बाद हमने KGI पढ़ा था, KGI के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने स्टार्टअप पढ़ा था, हमने वो रिपोर्टिंग पढ़ी थी, हमने टारगेट्स पढ़े थे, उसके बाद हमने बिजनेस रिपोर्ट पढ़ा, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़ा, रूल्स पढ़े और आर्टिकल्स पढ़े। ये सारी चीज़ें लिख कर दे दी। अंकुर सर कहिए क्या है ये, क्या है ये? मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ। जो उनका पर्पस था क्या वो सॉर्ट आउट हुआ? नहीं हुआ। सो इट मस्ट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डाटा। इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? फैक्चुअली लिखा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को देखते ही समझ में आए। इट मस्ट एड इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी रिपोर्ट एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए जिसको पढ़ते ही सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? विच विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन में बताओ आपको क्या क्या दिक्कतें हुई ऑनलाइन पढ़ने में। आप वो तो बता ही नहीं रहे हो, आप मज़े कर रहे हो। सर उस टाइम तो बड़े मज़े थे, हम घूम आते थे, मैं कहीं मैं तो दिल्ली जा आई थी, नानी के रह आई थी, क्लास भी लग रही थी। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा तुम प्रॉब्लम्स बता रहे हो या तुम उसके वो बता रहे हो, साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हो। तो जो एक्चुअली पूछा जा रहा है, हम प्रॉब्लम्स पूछना चाह रहे हैं ताकि डिसीजन ले सकें। तो प्रॉब्लम्स को शेयर करो, जो चीज़ पूछी जाए उसी के बारे में बताओ। लाइक रिवर गंगा का प्रोजेक्ट है, रिवर गंगा को क्लीन करना है, उसमें जो गंदगी है उसको तो आप बता नहीं रहे हो। आप मुझे बता रहे हो गंगा के पानी के फ़ायदे, गंगा जल के क्या क्या फ़ायदे, ये पूजा में यूज़ होता है, इसका जन्म कहाँ से हुआ था, शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसको कहीं पर भी छिड़क दो तो घर पावन हो जाता है। ये सब चीज़ें बता रहे हो। क्या इसका उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना है? लेना देना कब होगा? जब आप सॉल्यूशन बताओगे कि गंगा को कैसे साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन हो तभी उस रिपोर्ट का फ़ायदा है। यानी कि देयर इज़ अ प्रैक्टिकल नीड टू नो डायमेंशंस अबाउट द बिजनेस रिपोर्ट। नीड टू नो मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ वो एक्सप्लेन करो आप, दैट डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम एकेडमिक और साइंटिफिक रिपोर्ट्स। अब एकेडमिक्स हो सकती है, साइंटिफिक्स हो सकती है, आपके न्यूज़ लेटर हो सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट में आपको बाइफरकेट किया जा सकता है। ठीक है जी, चलो आगे क्या बोलता है? अ बिजनेस रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इवेलुएट और असेसमेंट और रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, इशू, पीरियड, सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच इज़ रिलेटेड टू अ बिजनेस। अब रिपोर्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप, इवेलुएट कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि ये जो इवेंट पीछे हुआ है या ये जो पैंडेमिक आया था इसका इफ़ेक्ट क्या आया जनता पे। जब आप किसी चीज़ पे जो हो चुकी है उसका इफ़ेक्ट देख रहे हो तो आप उन चीज़ों को असेस कर रहे हो। यानी कि जो चीज़ हो चुकी है अब उसका क्रियाक्रम कर रहे हो तो असेस ही कर रहे हो।
लेकिन जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में बता रहे हो तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, चीज़ों को रिव्यू कर रहे हो। द बिजनेस रिपोर्ट कैन बी ऑन कंप्लायंस स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज, सेल्स, अदर मैटर्स, किसी भी मैटर पे आपसे रिपोर्ट ली जा सकती है। रिपोर्टिंग कैसी होगी? यूजुअली रिटर्न होती है इन रिस्पॉन्स टू एनी रिक्वेस्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। Business reports are one of the most effective ways to communicate. Although the scope of the business report are broad, however, broadly we can categorize the same in the following. अब इनकी business report को कैसे कैसे categorize किया जा सकता है, ठीक है। अब बिजनेस रिपोर्ट को कैटेगराइज करने के लिए कि हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्या लिखा हुआ है? कंप्लायंस रिपोर्ट हो सकती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हो सकती है, सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, रिकमेंडेशन हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, फिजिबिलिटी, रिसर्च, पीरियोडिक और सिचुएशनल। क्या इन रिपोर्ट्स के नाम पढ़ के आप बता सकते हो कि कौन कौन से रिपोर्ट्स होंगी? कंप्लायंस रिपोर्ट में किस चीज़ का जिक्र होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लेंट का कंप्लायंस, कंप्लेंट का होगा। कंप्लायंस क्या होता है? इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। सुबह करवाया था कंप्लायंस, नहीं करवाया कंप्लायंस? रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई करने वाला कल करवाया था इसी लेक्चर में कंप्लायंस। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, चारों में से किसी को आता है? निकिता तो चलो कल थी नहीं यहाँ पे, बाकी वेरी बैड। क्या करते हो तुम घर जाके? क्या होता है कंप्लायंस? कंप्लायंस का मतलब होता है कंप्लाई करना, यानी कि फॉलो करना, अप्लाई करना। किसको? रूल्स रेगुलेशन। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियरली अप्लाई करेंगे अपने सिचुएशंस को, तो आप रूल्स के साथ क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो कंप्लायंस क्या है कि आपने हर तरह के रूल्स को फॉलो किया। अब बिजनेस को बोला जाएगा कि तुम्हारे ऊपर तरह तरह के लॉ लगते हैं, क्या उन लॉ के साथ आपने कंप्लाई किया है? तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप? उस चीज़ को बोलेंगे आप कंप्लायंस रिपोर्ट। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपके पास? कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? एनी आइडिया? कॉर्पोरेट क्या होती है? कंपनीज, कंपनीज या कंपनी जैसी बिजनेसेस, ठीक है। गवर्नेंस होता है उसके अफेयर्स को मैनेज करना। अफेयर्स बोले तो काम धंधे, उसके अफेयर्स को मैनेज करना, यानी कि कंपनी के अफेयर्स को जब आप मैनेज करते हो तो कैसे मैनेज करना चाहिए? एथिकली मैनेज करना चाहिए। एथिकली बोले तो नहीं, एथिकली बोले तो अच्छे तरीके से, अच्छी नीयत से, ऑनेस्टली करना चाहिए। हाँ, तो भी गुड। तो सीजीआर रिपोर्ट क्या कहती है? सीजीआर बोलती है कि आपने जो कंपनी के कॉर्पोरेट्स के रूल्स को फॉलो किया है वो एथिकल तरीके से किया है, तो वो रिपोर्ट कौन सी हुई आपकी? सीजी रिपोर्ट हुई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। उसके बाद क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? प्लस 2 में बिल्कुल नहीं पढ़ के आए थे। सस्टेनेबिलिटी आपको पता है निकिता? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना कि आपकी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपकी फ्यूचर जनरेशन की भी ज़रूरी हो जाए, यानी कि टू मेक resources available for future generation।
अब बिजनेस में क्या बोलता है, बिजनेस में बोलता है कि आप काम इस तरीके से करो आपको आपका प्रॉफिट भी मिल जाए, सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए, एनवायरनमेंट भी बच जाए। तो जब इस तरीके से काम करते हो तो माना जाएगा कि आपने सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर लिया। जब इसको अचीव करते हो तो आप इस पर रिपोर्ट बनाते हो कि आपने किस तरीके से काम किया है, आपने कितना पब्लिक वेलफेयर किया, कितना एनवायरमेंटल वेलफेयर किया है। क्लियर? अगला क्या है, रिकमेंडेशन। ये तो बता दो, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, किसी चीज़ को रिकमेंड करना। जब आप रिकमेंड करते हो चीज़ों को तो आप क्या बनाते हो, आप रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाते हो। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि आपने जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, कभी आपने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, चीज़ों को चेक किया अच्छे तरीके से, तो कौन सी रिपोर्ट बनेगी आपकी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि जब आप मान लो कोई नई मशीनरी लेकर आना चाहते हो बिजनेस में, आपको चेक करना है कि क्या ये मशीनरी यूज़फुल है। तो जब आप इस तरीके को चेक करते हो तो आप बनाते हो फिजिबिलिटी रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट, नॉर्मली जो भी रिसर्च की है आपने उसकी रिपोर्ट बना दी। पीरियोडिक रिपोर्ट में आपको बोलती हूँ कि हर हफ्ते आपको रिपोर्ट बनानी है आपने क्या काम किया, हर महीने रिपोर्ट लिखनी है आपने क्या काम किया, तो वो क्या होगी, पीरियोडिक। सिचुएशनल रिपोर्ट मतलब जो किसी किसी सिचुएशन को बनाई जाए। क्लियर? ठीक है, इतना ही करेंगे, लेकिन जो काम डेली हो जाता है उसे करके आया करोगे।